दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी व्याकरण के बारे में। ठीक है। और हिंदी व्याकरण का क्लास जो है शुरू कर दिया गया है और ये दूसरा क्लास है। ठीक है। पहले क्लास में मैंने संज्ञा के बारे में बताया है और ये दूसरा क्लास है जिसमें मैं आपको कारक के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, कारक और इसके भेद के बारे में। तो ये झारखंड पुलिस वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में हिंदी व्याकरण से सवाल आता है और हिंदी व्याकरण में कारक से भी सवाल आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आज के वीडियो में कारक बताने वाला हूँ। बहुत ही डिटेल से बताऊँगा, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और शुरू करते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हेल्प हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे पहला है, देखिए पहले नंबर पर जानेंगे हम लोग कारक क्या होता है। ठीक है, कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, कारक संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से ही होता है। किसी कार्य को करने वाला कारक यानी जो भी क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है वह कारक कहलाता है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में तो नहीं आएगा परिभाषा से, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि पेड़ पर फल लगते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये है पर। ठीक है, और ये पर शब्द जो है वो पेड़ और फल को जोड़ रहा है। जैसे फल कहाँ पे है, तो पेड़ पर, तो पेड़ पर फल। ठीक है, पेड़ और फल को ये शब्द पर जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये पेड़ संज्ञा है और ये फल सर्वनाम है। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम को आपस में जोड़ता है उसी को कारक कहते हैं। तो यहाँ पे पर शब्द कारक कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पर शब्द कारक कहलाएगा। आप समझ गए। अब देखिए, ये तो पर शब्द कारक हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे जानते हैं हम लोग कारक के भेद के बारे में। तो कारक के भेद जो है टोटल 8 होते हैं। ठीक है, टोटल 8 भेद होते हैं। और भेद बताने से पहले मैं आपको विभक्ति के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि विभक्ति क्या होता है। देखिए, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जिस चिन्ह को लगाया जाता है, ठीक है, या जो चिन्ह लगाया जाता है उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तो कारक है। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम के बीच में कारक लगा हुआ है, लेकिन कारक के लिए जो पर शब्द का उपयोग किया गया है, यह पर एक चिन्ह है। ठीक है, एक 8 भेद में से किसी एक भेद का ये चिन्ह है और इसी चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शब्द जो है यहाँ पे बीच में जो शब्द लगा हुआ है वह कारक है, लेकिन जो पर लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ जो है वो विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा और आसानी से। ये देखिए, टोटल 8 प्रकार हैं कारक के और यहाँ पे टोटल विभक्ति है। ठीक है, सभी कारक का सभी विभक्ति यहाँ पे है। तो देखिए, कर्ता के लिए ने विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर इसी से आपको पहचानने में भी जो है आसानी होगा। कारक में सवाल आता है कि निम्नलिखित वाक्यों में कारक की पहचान करें, कौन सा कारक होगा, ये चीज़ें सवाल आती हैं वहाँ पे। तो आपको पहचानने में भी इसी से आसानी होगा। ये जो आपको दिख रहा है विभक्ति, इसी से आपको सब आसानी होगा वहाँ पे पहचानने के लिए कि कौन सा कारक होगा। ठीक है, आगे मैं आपको इसी में 10-15 सवाल जो है मैं MCQ आपको बताऊंगा, ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे पहचानना है किसी भी कारक को। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, कर्ता शब्द के लिए, ठीक है, कर्ता कारक के लिए ने विभक्ति का प्रयोग होता है। मतलब अगर बीच में ने लगा हो, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में ही मैं आपको बताता हूँ
कि यहाँ पे पर के जगह पर अगर बीच में ने लगा हो तो समझिए वो कर्ता कारक है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानने में मदद मिलेगा। तो इसी तरह कर्म कारक के लिए को का प्रयोग होता है और करण कारक के लिए से शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, से विभक्ति का प्रयोग होता है, इसको चिन्ह बोलते हैं, तो चिन्ह को ही विभक्ति बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है करण के लिए। फिर संप्रदान के लिए भी को और के लिए का प्रयोग किया जाता है और अपादान के लिए से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि करण के लिए भी से का प्रयोग होता है और अपादान के लिए भी से का प्रयोग होता है। तो अब तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि यहाँ पे दोनों के लिए से है, और अगर बीच में से लगा हुआ आ जाए तो हम किस पर टिक करेंगे, करण पर या फिर अपादान पर। तो देखिए मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए अपादान में जो से का प्रयोग होता है वहाँ पे वाक्य में, उसमें अगर अलग होने की बात की जाए, ठीक है, अलग होने की बात की जाए या फिर दोनों वाक्य को अलग कर दे, ठीक है, दोनों चीज़ों को, तो उसी में से का प्रयोग होता है, तो उसी को अपादान कारक कहते हैं। अभी एग्जाम्पल में समझिए, देखिए पेड़ से फल गिरा, ठीक है, पेड़ से फल गिरा, से लगा हुआ है, ठीक है, तो से और फल गिरा मतलब पेड़ से फल गिर गया, मतलब पेड़ से फल अलग हो गया, ठीक है, तो इसको कहेंगे अपादान कारक। ठीक है, इसी तरह की एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि राम स्कूल से घर वापस आ गया, ठीक है, राम स्कूल से वापस आ गया, तो से लगा हुआ है, तो राम क्या हुआ, स्कूल से वापस आ गया मतलब स्कूल से दूर हो गया, ठीक है, तो इसमें भी से का प्रयोग है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, तो अगर शब्द में दूर होने की बात की जाए या फिर अलग होने की बात की जाए तो वो अपादान कारक होगा। चलिए अगला है संबंध कारक। अब संबंध कारक के लिए का के की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बीच में आपको का के की मिल जाए तो समझिए वो संबंध कारक है। ठीक है, अब यहाँ पे अधिकरण है, तो अधिकरण में में और पर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, में और पर का, और संबोधन कारक में हे हो अरे और अरी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको हे हो अरे अरी कहीं पे नहीं मिलता है, ये चारों में से कोई आपको कहीं भी नहीं मिलता है, तो आपको एक चिन्ह मिलेगा ये वाला, ठीक है, इस तरह का लाइन और नीचे बिंदु। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है आश्चर्यजनक चिन्ह। तो ये ऐसा चिन्ह अगर शुरू में ही देखने को मिलेगा, ठीक है, शुरू में ही, तो अगर ऐसा चिन्ह देखने को मिलता है तो समझिए वो संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसको याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि याद करना ज़रूरी है। तो आपको याद करना होगा ऐसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे अरी। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपको पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है कर्ता कारक। अब एक एक आठों भेद के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो यहाँ पे कर्ता कारक है। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, और इसका चिन्ह ने, ठीक है, इसका चिन्ह यहाँ पे ने से दिखाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया है कि कर्ता के लिए ने का प्रयोग होता है। ठीक है, ने विभक्ति का, तो इसके लिए ने का चिन्ह लगाया जाता है, और कभी कभी ने मिलता भी नहीं है वाक्य में, तब आप कैसे पता करेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, उदाहरण में देखिए, रमेश ने पुस्तक पढ़ी, ने लगा हुआ है, ठीक है, तो ये कर्ता कारक होगा। अब सुनील खेलता है, अब यहाँ पे ने तो नहीं है, ठीक है, बीच में आपको ने नहीं दिख रहा है, तो ध्यान दीजिए अब वाक्य पर कि सुनील खेलता है, तो खेलता कौन है, तो सुनील। ठीक है, तो खेल कौन रहा है, सुनील, यानी सुनील क्या है, कर्ता है, तो यही काम कर रहा है, तो इसलिए ये होगा कर्ता कारक। ठीक है,
इसी तरह पक्षी उड़ता है। अब पक्षी क्या है, करता है, तो उड़ता कौन है, पक्षी ही, यानी पक्षी करता है और यही काम कर रहा है, तो इसलिए ये होगा कर्ता कारक। ठीक है। इसी तरह मोहन ने पत्र लिखा। अब ने लगा हुआ है तो आपको तो आसानी होगा पहचानने में। ठीक है, ये कर्ता कारक हो जाएगा। इसी तरह सोहन किताब पढ़ता है। अब किताब कौन पढ़ता है, तो सोहन पढ़ता है। ठीक है, सोहन ने किताब पढ़ा, या इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे वाक्य इस तरह का दिया हुआ है तो आप इसको थोड़ा चेंज कर दीजिए कि सोहन ने किताब पढ़ा। ठीक है, आप इस तरह चेंज कीजिए, सोहन ने किताब पढ़ा, तो ने बीच में लग गया, तो ये हो गया कर्ता कारक। ठीक है, राजेंद्र ने पत्र लिखा, तो ने लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान लीजिएगा। अगला है कर्म कारक। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब सवाल एमसीक्यू बताऊंगा उस समय मैं आपको सब कुछ क्लियरली बताऊंगा कि किस तरह से आपको पहचानना है। ठीक है, अभी भी मैं बता रहा हूं, लेकिन उस समय और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा कारक है कर्म कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहीं पे, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, संप्रदान को के लिए अपदान से। इस तरह से आपको याद करना ही पड़ेगा उसको, तभी आपको जो है पहचानने में आसानी होगा। तो यहाँ पे कर्म के लिए को विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, को विभक्ति का, तो इसी के बारे में यहाँ देखिए, कभी कभी को आपको मिलेगा भी नहीं। तो यहाँ देखिए कर्म कारक के उदाहरण में देखिए, तो उसने सुनील को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, तो सुनील को। सुनील यहाँ पे क्या है, कर्म है। ठीक है, और उसने यहाँ पे कर्ता है, तो ये सुनील कर्म है और यहाँ पे कर्म के बाद को लगा हुआ है, तो समझिए वो कर्म कारक है। ठीक है, मोहन ने चोर को पकड़ा। अगर बीच में को लगा हुआ है कर्म के बाद तो ये कर्म कारक हो जाएगा। इसी तरह लड़के ने लड़के को देखा, तो यहाँ पे को कर्म कारक होगा। ठीक है, कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे कविता पुस्तक पढ़ रही है। अब यहाँ पे आप को तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कविता ने पुस्तक को पढ़ा। इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा तो आप आसानी से पहचानने पाइएगा कि कविता। देखिए यहाँ पे कर्म भी होना चाहिए, अगर कर्म है तभी कर्म कारक होगा, अगर कर्म नहीं लगा हुआ है तो वो कर्म कारक नहीं होगा। ठीक है, वो कर्ता कारक हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे है कि कविता पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पे आप इस तरह से कर सकते हैं कि कविता पुस्तक को पढ़ रही है। ठीक है, तो को बीच में लगा सकते हैं, तो इसलिए ये कर्म कारक हो जाएगा। गोपाल ने राधा को बुलाया, को लगा हुआ है, तो यहाँ पे कर्म कारक होगा। ज़्यादातर आपको लगा हुआ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही एक आध कोई सवाल आएगा जिसमें कि को या ने ये सब चिन्ह नहीं लगा होगा, लेकिन बाकी सब में लगा हुआ रहता है। अगला है करण कारक। अब देखिए, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। करण में से और द्वारा के द्वारा जो है पहचान किया जाता है। यहाँ पे देखिए करण कारक के उदाहरण देखिए, रहीम गेंद से खेलता है, से लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, अगर द्वारा भी लगा हो तो समझिए वो करण कारक है। ठीक है, यहाँ पे है, अगला है प्रशांत गाड़ी चलाता है। अब देखिए प्रशांत गाड़ी चलाता है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, प्रशांत गाड़ी से चलता है, मतलब गाड़ी चलाता है तो गाड़ी से चलता है। ठीक है, इसलिए ये होगा करण कारक। आगे मैं आपको एमसीक्यू में और डिटेल्स में बताऊंगा किस तरह से आपको पहचान करना है, बस मैं अभी आपको इसमें भेद के बारे में केवल बताना चाहता हूँ अच्छे तरीके से।
देखिए संप्रदान कारक, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है। देखिए इसमें आपको को भी देखने को मिलेगा बीच में, और के लिए भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, को और के लिए दोनों देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो को तो कर्म कारक का होता है। ठीक है, को कर्म कारक की विभक्ति है। तो यहाँ पे देखिए इसमें आपको को और के लिए दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए संप्रदान कारक के उदाहरण देखिए, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। तो यहाँ पे के लिए लगा हुआ है, तो ये तो आसानी से आप पहचान लीजिएगा कि संप्रदान कारक है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, के लिए लगा हुआ है तो संप्रदान कारक है। माँ बच्चे को खिलौना देती है, अब यहाँ पे लगा हुआ है को, तो आप कहिएगा कि सर ये तो कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप को के जगह पर के लिए का भी प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहले दिमाग लगा के देखिए। माँ बच्चे को खिलौना देती है, इसको चेंज कीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे लगा दीजिए को के जगह पर के लिए। तो माँ बच्चे के लिए खिलौना देती है, तो माँ खिलौना तो देती है बच्चे को, लेकिन किसके लिए? तो बच्चे के लिए ही, तो इसलिए ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, इसी तरह माँ बेटे के लिए सेब लाई है, तो यहाँ पे के लिए लगा हुआ है तो संप्रदान कारक। अमन ने श्याम को गाड़ी दी, तो अमन ने श्याम को गाड़ी दी, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे श्याम के लिए गाड़ी दी ना। अब श्याम को गाड़ी दी तो किसके लिए? तो श्याम के लिए ही। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा संप्रदान कारक। मैं सूरज के लिए चाय बना रहा हूँ, तो यहाँ पे के लिए है, तो इसलिए ये हो जाएगा संप्रदान कारक। तो ज़्यादातर आपको को वाला देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादातर आपको के लिए वाला ही मिलेगा, जिससे पहचानने में आसानी होगा आपको। चलिए ये समझ गए। अगला है अपादान कारक। देखिए अपादान का अर्थ होता है अलग होना। तो जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना मालूम चलता हो या अलग होने का पता चलता हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की तरह अपादान कारक का चिन्ह भी से होता है। मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि अपादान के लिए से का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि अपादान का मतलब होता है अलग होना। तो जिस वाक्य से अलग होने का पता चले उसको अपादान कारक कहेंगे। ठीक है, और जिस वाक्य से अलग होने का पता नहीं चले उसको करण कहेंगे। ठीक है, करण कारक। ठीक है, तीसरा नंबर वाला जो मैंने बताया है, तीसरा प्रकार। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा। हिमालय से गंगा निकलती है, से तो लगा हुआ है। ठीक है, से है, लेकिन यहाँ पे अलग होने का बात हो रहा है। क्या अलग होने का बात हो रहा है? तो हिमालय से गंगा निकल रही है, मतलब हिमालय से गंगा अलग होती जा रही है। ठीक है, अलग हो रही है, अलग जा रही है, तो यहाँ पे अलग होने का बात है, इसलिए हो जाएगा अपादान कारक। इसी तरह वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब वृक्ष से पत्ता गिर जाता है मतलब वृक्ष से पत्ता अलग हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये हो जाएगा अपादान कारक। राहुल के हाथ से फल गिरा, से लगा हुआ है, तो हाथ से फल गिर गया नीचे, तो गिर गया तो हाथ से फल तो अलग हो गया ना, इसलिए ये हो जाएगा अपादान कारक। इसी तरह गंगा हिमालय से निकलती है, सेम है। ठीक है, ये वाला सेम है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। अगला है लड़का छत से गिरा है। अब लड़का जो है छत से गिरा है, तो मतलब गिर गया था, मतलब छत से अलग हो गया है। ठीक है, छत से दूर हो गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरे, सेम एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वाला। तो इसी तरह पेड़ से पत्ता अलग हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। चलिए अगला है संबंध कारक। देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध
दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है का, की और के। अगर बीच में का, की और के लगा हो और जिसे संबंध का पता चले तो उसको कहेंगे संबंध कारक। यहाँ पे देखिए उदाहरण में, देखिए यहाँ पे राहुल की किताब मेज पर है, तो किताब किसकी है? तो राहुल की। ठीक है, राहुल और किताब जुड़ा हुआ है किससे? ये की शब्द से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये की जो है राहुल और किताब के बीच में संबंध बता रहा है। ठीक है, कि मतलब राहुल की किताब है, तो इसलिए ये हो जाएगा संबंध कारक। इस तरह से सुनीता का घर दूर है, तो किसका घर दूर है? तो सुनीता का। ठीक है, तो यहाँ पे का ये हो जाएगा संबंध कारक। ठीक है, इस तरह का, के, की और कहीं पे लगा हो तो समझिए वो संबंध कारक है। ठीक है, लेकिन कर्ता के बाद अगर लगा हो तो, ठीक है, कर्ता के बाद। चलिए अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान है में और पर। में और पर। ठीक है, बीच में अगर लगा हो कहीं पे तो समझिए वो अधिकरण कारक है। चलिए यहाँ पे देखिए, घर पर माँ है, तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो समझिए वो अधिकरण कारक है। ठीक है, घोंसले में चिड़िया है, में लगा है, अधिकरण कारक है। सड़क पर गाड़ी खड़ी है, पर लगा है, अधिकरण कारक है। ठीक है, इस तरह से आपको पहचानना है, ये आसान ही रहता है। और अगला है और अंतिम है संबोधन कारक, 8वां भेद। ठीक है, संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने तथा सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को कहते हैं कि ए रुको। ठीक है, मतलब उसको सावधान कर रहे हैं कि ए रुको। ठीक है, या फिर किसी को पुकारते हैं कि अरे यहाँ आओ, इस तरह से कहते हैं ना, तो यहाँ पे इसके लिए जो है हे, हो, अरे, अरी का प्रयोग होता है। विभक्ति आपको देखने को मिलेगा हे, हो, अरे, अरी, या फिर आपको इस तरह का चिन्ह देखने को मिलेगा लगा हुआ। ठीक है, इस तरह का। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए कि इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है, यह सबसे पहले ही लग जाता है। यहाँ पे देखिए, जैसे खबरदार। ठीक है, यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, तो समझिए ये संबोधन कारक है। ठीक है, इसी तरह रीना को मत मारो, मना करने की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे मतलब सावधान करने की बात हो रही है, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ऐसे ये वाला चिन्ह होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये वाला ऐसा ही चिन्ह यहाँ पर भी लगेगा, तो इसलिए ये हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक है, बाय मिस्टेक लिखा गया है वहाँ पे। अगला है रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है। यहाँ पे रमा के बाद यहाँ पे देखिए लगा हुआ है और पूरे वाक्य के पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाक्य के पहले लगता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह मतलब एक वाक्य जो ख़त्म होता है उसके पहले लगता है। तो यहाँ पे देखिए एक वाक्य है उसके बाद लगा हुआ है, यहाँ पे एक शब्द के बाद लगा हुआ है, इसी तरह यहाँ पे एक शब्द के बाद यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये वाला चिन्ह है, तो समझिए वो संबोधन कारक है। इसी तरह लड़के जरा इधर आ, तो इसमें भी संबोधन कारक है। ठीक है, और अगर आ जाए कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये भी संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का चिन्ह अगर देखने को मिले तो समझिए वो संबोधन कारक है। चलिए अब एमसीक्यू थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको पहचानना है। तो यहाँ पे सबसे पहला तो सवाल यही है कि वाक्य में शब्द का संबंध किससे होता है, तो शब्द का संबंध कारक से होता है। ठीक है, चलिए अगला है हिंदी में कितने कारक हैं, तो अभी मैंने आपको कितने भेद बताए हैं, टोटल 8 भेद बताए हैं।
ठीक है, टोटल 8 बताए हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा 8। अगला है राम ने श्याम को मारा। अब देखिए, राम ने श्याम को मारा, यहाँ पे ने है, तो ये क्या होगा, काम यहाँ पे कौन कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे को भी है और ने भी है। तो समझिए, राम ने श्याम को मारा, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। ठीक है, राम श्याम को पीटने का काम कर रहा है, तो काम कर रहा है राम, तो राम क्या है, करता है, इसलिए ये हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, ये होगा कर्ता कारक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किसमें कर्म कारक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इसका कि भूखों को खाना खिलाओ। ठीक है, यहाँ पे को लगा हुआ है और बाकी में आपको को दिख रहा है, नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा कर्म कारक। चलिए अगला है, किस वाक्य में अपादान कारक है। अब देखिए, याद कीजिए, मैंने आपको बताया है कि अपादान कारक में अलग होने की बात की जाती है। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में अलग होने या दूर होने की बात की जाए वो होगा अपादान कारक। तो यहाँ पे देखिए, एक आपको वाक्य दिख रहा है कि हिमालय से गंगा निकलती है, उदाहरण में भी ये वाला था, इसलिए ये सही होगा। चलिए अगला है, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो को और के लिए विभक्ति, ठीक है, को और के लिए किसके लिए, किस कारक के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान के लिए। ठीक है, याद उसको करना पड़ेगा आपको कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, ठीक है, और संबोधन हे हो अरे अरि। इस तरह 7वां प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है इन चारों में से। तो प्रत्येक प्रश्न 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे बीच में खाली जगह है, तो इसमें क्या भराएगा, तो इसमें भराएगा यहाँ पे में। ठीक है, यहाँ भराएगा में, कि प्रत्येक प्रश्न में 4 संभावित प्रश्न दिए गए हैं। चलिए अगला है, बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा, देखिए ने लगा हुआ है। ठीक है, तो ने लगा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए पूरा वाक्य में पहले कि बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो यहाँ पे कार्य कौन करेगा, तो बालक। ठीक है, कार्य कौन किया, बालक, यानी बालक पढ़ने का काम किया। तो यहाँ पे ने भी लगा हुआ है, तो समझिए वो कर्ता कारक है। ठीक है, ने मैंने आपको बताया था कि ने लगा है तो कर्ता कारक है। ठीक है, सिंपल। हे राम रक्षा करो। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये वाला चिन्ह दिख रहा है, तो अगर ये चिन्ह दिख जाए तो समझिए संबोधन कारक है। ठीक है, चलिए, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे कि वह अगले साल आएगा, तो बीच में यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, साल के बाद वह अगले साल में आएगा। ठीक है, में लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी चिन्ह आपको न दिखे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको लगा करके देख लेना है। ठीक है, अपने दिमाग में। तो वह अगले साल में आएगा, ठीक है, यहाँ पे में लगा सकते हैं, तो ये क्या होगा, में लगाएंगे तो हो जाएगा ये अधिकरण कारक। ठीक है, वाक्य भी बनता है कि वह अगले साल में आएगा। ठीक है, चलिए अगला है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है, तो यहाँ पे पर लगा हुआ है। ठीक है, तो पर है, तो इसका मतलब हुआ अधिकरण कारक। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि अधिकरण के लिए में और पर का प्रयोग होता है। चलिए अगला है,
रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे से लगा हुआ है, ठीक है। तो से तो करण के लिए भी होता है और अपादान के लिए भी होता है, लेकिन इन दोनों में से सही कौन होगा? ठीक है, इन दोनों में से सही कौन होगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कहीं वाक्य में अलग होने की बात तो नहीं की जा रही है। तो रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, मतलब जयपुर से अलग हो रहा है, दिल्ली जा रहा है, जयपुर से दूर जा रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा अपादान कारक। ठीक है, जब दूर होने की बात हो तो अपादान कारक होगा। चलिए अगला है, पीयूष राम को पीट रहा है। अब देखिए यहाँ पे को लगा है, ठीक है, और कर्म के बाद को लगा है, तो समझिए वो कर्म कारक है। ठीक है, समझिए वो कर्म कारक है। चलिए अगला है, भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। अब यहाँ पे भूखे को अन्न दो, यानी कि भूखे को अन्न दो किसके लिए? तो भूखे के लिए, यहाँ पे के लिए का प्रयोग कर सकते हैं। और प्यासे को जल दो, तो यहाँ पे प्यासे के लिए जल दो, को की जगह पर हम के लिए का प्रयोग कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, क्योंकि संप्रदान के लिए को और के लिए का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे को है। ठीक है, को यहाँ पे लगा हुआ है और इसके जगह पर के लिए भी लगा करके देख लिए हम, सही बैठ रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, देखिए कर्म कारक में भी को का प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, कर्म, ये जो को का प्रयोग कर्म में भी होता है, लेकिन कर्म लगने के बाद होता है। ठीक है, कर्म के बाद को का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये कर्म है, कर्म के बाद अगर को लगे तो समझिए वो कर्म कारक है, लेकिन यहाँ पे तो कर्ता के बाद को लगा हुआ है। ठीक है, कर्ता के बाद को है, तो इसलिए यहाँ ये हो जाएगा अब संप्रदान कारक। ठीक है, एक और पहचानने का तरीका है। चलिए अंतिम प्रश्न है, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्म कारक के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर होगा को। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए को का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो है आपको अच्छे तरीके से उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इसका 50 MCQ, ठीक है, इम्पोर्टेंट MCQ मैंने बना दिया है उसका वीडियो। ठीक है, 50 MCQ का वीडियो मैंने बना दिया है, और अगर आप वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में हिंदी जीके के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो वीडियो, तो वो आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसमें आपको इसी तरह के 50 सवाल इम्पोर्टेंट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सच में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।